वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है वीवो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं टैक्स। और टैक्स मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया है, टैक्स के अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है इनकम टैक्स पढ़ा आप लोगों को। इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिडक्शंस के बारे में बताया था, कटौती के बारे में बताया था। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना ज़्यादा ठीक रहेगा कि उससे आपको पता लग जाएगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और कहाँ तक उसको छोड़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिडक्शंस कटौती के बारे में बताया था। कटौती क्या होती है, जब पांचों प्रकार के जो स्रोत होते हैं जहाँ से किसी व्यक्ति को इनकम हो रही है, उन इनकम में से क्या होते हैं, डिडक्शंस लेस होते हैं, कटौतियाँ लेस होती है। तो उसके अंतर्गत कटौतियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो भुगतान एवं विनियोग से संबंधित कटौतियाँ होती है और दूसरी जो कटौतियाँ होती है वो होती है आय से संबंधित जो कटौतियाँ होती है उसके बारे में। मैंने आपको भुगतान एवं विनियोग से संबंधित कटौती के बारे में विस्तृत में बताया था, जिसमें अलग अलग सेक्शन आते हैं और उन सेक्शन के अंतर्गत अधिकतम जो कटौती योग्य जो राशि होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आय से संबंधित जो भी करदाता तय होता है उसको जो कटौतियां प्राप्त होती है वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। मैं आज आपको बताने वाला हूं आय से संबंधित जो भी कटौतियां होती है, यदि किसी व्यक्ति को आय हो रही, इनकम हो रही है, तो उस केस में उसको कौन कौन सी कटौतियां मिलेगी वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पॉइंट है आय से संबंधित कटौती के बारे में, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, यदि किसी व्यक्ति को आय हो रही है, मैंने आपको बता ही दिया है, आय हो रही है, इनकम हो रही है, तो उस केस में उस व्यक्ति को कौन कौन सी कटौतियां मिलेगी उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, देखो ध्यान रखना इस चीज का, आपको सेक्शन का हमेशा ध्यान रखना है। धारा पे चलता है डिडक्शंस कि उक्त धारा के अंतर्गत वो प्रकार का डिडक्शन है, ये आपको हमेशा याद रखना। क्योंकि मैंने आपको भुगतान एवं विनियोग संबंधी जो कटौतियां होती है उसके अंतर्गत में आपको मैंने एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीजी और दूसरी जो भी होते हैं डिडक्शंस उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आपको यहाँ पर भी उस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेक्शन जो होते हैं वो हमेशा आपको ध्यान रखना ही पड़ेंगे। ये जो होती है आय से संबंधित कटौती, उसमें क्या क्या आप लोग देख सकते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है वो है आधारभूत सुविधा के विकास में संलग्न नव स्थापित व्यापार या उपक्रम के लाभों पर कटौती। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा अपनी भाषा में बता देता हूँ, सामान्य बोलचाल की भाषा में बताता हूँ। आधारभूत जो सुविधा होती है, आधारभूत सुविधा का मतलब क्या होती है, नॉर्मली कहा जाता है आधारभूत सुविधाओं के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान आता है। यह आता है रोटी, कपड़ा और मकान जिस व्यक्ति के पास है उसने अपने आधारभूत जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी उसने पूर्ति कर ली है। अब मैं बात करता हूँ इसके हिसाब से बात करता हूँ, तो यदि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि नई है, नव स्थापित का मतलब क्या होता है, नई इंडस्ट्री है, यदि इंडस्ट्री लगने वाली है या फिर लग चुकी है और वो कौन से व्यवसाय में संलग्न है, वो है आधारभूत सुविधा के विकास में। जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी आधारभूत की जो सुविधाएं होती है, मैं जैसे बोल रहा हूँ रोटी, कपड़ा और मकान, में एक कपड़े की बात ही करता हूँ, कपड़े की कोई इंडस्ट्री लगाई है क्योंकि वो आधारभूत सुविधा की बात ही कर रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी नई इंडस्ट्री लगाई, कपड़ा उद्योग का लगाया है, तो उस केस में उसको डिडक्शंस कैसे मिलेंगे आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि मैं छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है। यदि कोई व्यक्ति है जिसने नई इंडस्ट्री लगाई है और नई इंडस्ट्री के अंदर यदि उसको कुछ लाभों, कुछ कटौतियाँ प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे करेगा वो देखें आप लोग। ये जो भी होती है वो आय से होती है। आय कैसे होगी, देखो इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कपड़े की बात कर रहा हूँ, यदि वो कपड़ा बनाएगा तो कपड़े का बेचेगा और कपड़े को बेचेगा तो उससे उसको क्या मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे। तो उस केस में उसके साथ क्या होने वाला। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, एक छोटा सा फॉर्मेट है, मैंने व्यवसाय की बता दिया है, कब वो स्टार्ट कर रहा है वो भी आपको बता दिया है, उसको बेनिफिट कब तक मिलेगा वो बता दिया और कितना मिलेगा वो भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो आप लोग देखें, सबसे पहले यदि कोई इंडस्ट्री है जो आधारभूत सुविधा के विकास के लिए या फिर परिचालन के लिए फिर अनुरक्षण के लिए, आधारभूत सुविधा का मतलब मैंने आपको बता दिया, आधारभूत सुविधा में रोटी, कपड़ा, मकान आ गया। अब उसमें क्या अलग चीज आधारभूत की सुविधा होगी। अभी वर्तमान के समय में बात करते हैं, मोबाइल भी एक प्रकार की क्या होगी, आधारभूत सुविधा ही है ये। तो ऐसी कुछ सुविधा हो गई जैसे कि दालों की रिफाइनरी का हो गया, तेल रिफाइनरी का हो गया, ये जो आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं उसके विकास के लिए किसी व्यक्ति ने इंडस्ट्री लगाई है, नई इंडस्ट्री लगी या फिर इस इंडस्ट्री पहले से लगा रखी है, उसकी ऑपरेटिंग के लिए बात कर रहा हूँ। तो उस केस में यदि कुछ ऐसी बात होती है तो फिर क्या होगा। तो देखिए आप लोग, पहला पॉइंट ये बोलता है कि आधारभूत सुविधा के विकास, परिचालन व अनुरक्षण, एक या सभी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक सुविधा भी हो सकती है और एक से अधिक इंडस्ट्री उस व्यक्ति ने लगा रखी है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह बोलता है
1 अप्रैल 1995 या उसके बाद, परंतु 1 अप्रैल 2017 से पहले, यानी 100 बात की एक बात, 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, कंप्लीट है। और 1 अप्रैल 2017 यानी 2017 के बाद भी नहीं होना चाहिए, यानी 2017 से पहले और 1995 के बाद यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इंडस्ट्री लगाई हो, किसके लिए, आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगाई है, तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में आप लोग देखें क्या लिख रखा है। यदि ऐसा कुछ होता है और यदि वो इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है, क्या होती है, वो इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है, तो उस केस में क्या हो रहा है, स्थापना के प्रथम 15 वर्षों में से लगातार 10 वर्षों तक, मतलब कि जब वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, वहाँ स्थापित हुए, उसके 15 साल आपको देखना है, ठीक है। 15 साल में से 10 साल तक लगातार, 10 साल की बात करें, लगातार 10 साल तक यदि उसको कोई बेनिफिट्स होता है तो उसको 100% क्या मिल जाएगी, कटौती मिल जाएगी। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, नई इंडस्ट्री किसी जगह लगेगी तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले सरकार जो होती है वहाँ की सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। यदि वो बेनिफिट्स दे देंगे, बहुत सारी सुविधा उस इंडस्ट्री को देगी, तो उससे क्या होगा, वो इंडस्ट्री वहाँ टिकी रहेगी, और इंडस्ट्री यदि वहाँ टिकी हुई होगी तो उस केस में क्या होगा, जहाँ वो इंडस्ट्री लगी हुई तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या होगी, रोजगार की सुविधा क्या मुहैया होगी, उनको रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। तो उस केस में क्या होता है, सरकार क्या करती है, उसको मोटिवेट करती है, किसकी, उस इंडस्ट्री को मोटिवेट करती है। तो इनकम टैक्स ने भी क्या बोल रखा है, स्थापना के प्रथम 15 वर्ष में से लगातार 10 वर्षों तक यदि स्टार्टिंग हो गई और स्टार्टिंग में किसी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया, कितना, स्टार्टिंग में बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया, तो उसको 10 साल तक कोई टैक्स या फिर जो भी राशि हो रही है इसको, तो 100% राशि क्या हो जाएगी, उसके लिए कटौती हो जाएगी। अब ये 15 में से 10 का मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 15 साल जरूरी, नॉर्मली क्या होता है, जनरली बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर जो भी इंडस्ट्री लगती है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, वो घाटे में ही चलती है। कारण एक ही कि उसने जब इंडस्ट्री वहाँ लगी होगी तो उसके बहुत सारे खर्चे उसने पे किए होंगे, तो एकदम से यदि वो कोई माल को यदि बेचता भी है तो वो जो आय अर्जित कर रहा है तो वो उसके लिए बेनिफिट नहीं होगा, वो उसकी कॉस्टिंग निकल रही है, कॉस्टिंग निकलने के बाद उसको क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे। तो क्या होता है, इनकम टैक्स से बोलता है 15 साल आपको देखना है, यदि उससे जो भी इंडस्ट्री है, XYZ जो इंडस्ट्री है, उस वो इंडस्ट्री यदि 1 अप्रैल 2020 को लगी, सॉरी 1 अप्रैल 2000 को लगी, 1 अप्रैल 2000 की बात है, सन 2000 में वो लगी है, तो 2017 से पहले की बात ही हो रही है, तो 15 साल तक देखेंगे, 15 साल के अंदर के तक यदि 10 साल तक उसको प्रॉफिट होते ही जा रहा था, 5 साल बाद उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि हम आपको डिडक्शन देने वाले हैं, कौन से सेक्शन के अंदर, 80IA के अंदर। क्या सेक्शन है, 80I के अंदर हम आपको बेनिफिट्स देने वाले हैं कि आपका 10 साल का जो भी प्रॉफिट होता है पूरा का 100% जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने औद्योगिक पार्क के विकास, परिचालन व निरीक्षण, और अब जो इंडस्ट्रियल जो पार्क होता है, अब पार्क का मतलब घूमने वाला पार्क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्क एक फिक्स एक एरिया की बात कर रहा हूँ। उस एरिया के अंतर्गत क्या होता है, केवल और केवल इंडस्ट्रियाँ होती है। अब देखे होंगे आपके जहाँ पर के निवासी है वहाँ पर बहुत सारे क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, सुना होगा इसके बारे में, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब ये हो गया कि वहाँ केवल क्या इंडस्ट्री है। तो ऐसे प्रकार कोई औद्योगिक पार्क होगा, IT पार्क जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसे कोई पार्क है और वहाँ पे कोई यदि कोई इंडस्ट्री ऐसी लगी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकम टैक्स ये कहता है कि 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद, परंतु 31 मार्च 2011 से पहले, वापस देखो जाना, ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। वह ये क्या बोलता है, जो इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है वो 2006 से के बाद होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2006 के बाद होनी चाहिए, लेकिन 31 मार्च 2011 से पहले होनी चाहिए। यदि 12, 13, 14 में कोई इंडस्ट्री स्थापित है उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्लियर लिख रखा है, देखें आप लोग, औद्योगिक पार्क की बात करता हूँ, यदि इस सत्र के बाद यदि कुछ होता है तो कोई उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। जो भी उसने आय अर्जित की है, भले इसको घाटे में चलने के बाद फिर बाद में उसने प्रॉफिट कमाए तो उसको इनकम टैक्स को उससे मतलब नहीं। वो क्या बोलता है कि यदि हम प्रॉफिट कमाए तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो इंडस्ट्री जो है 1 अप्रैल 2006 से पहले के बाद यदि स्थापित हुई है, लेकिन 31 मार्च 2011 के से पहले, ध्यान रखना इस चीज़ को, उस बीच के दरमियान जो टाइम में आपको बता रहा हूँ, टाइम पीरियड बता रहा हूँ, उस केस में यदि वो इंडस्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है और उसको कोई बेनिफिट्स होता है तो उस केस में उसके साथ क्या होने वाला है, उस केस में वही वाली बात, ऊपर वाली बात नीचे भी आ रही है। वो ये बोल रहा है कि स्थापना के प्रथम 15 वर्षों तक लगातार 10 वर्ष, यानी स्टार्टिंग हुई उसको आपको 15 साल आपको देखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग के अंदर ही किसी कंपनी को या किसी इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं। वो अपनी सबसे पहले क्या निकालेगी, कॉस्टिंग निकालेगी। कॉस्टिंग को निकालने के बाद जब उसके पास पैसा आना अच्छा स्टार्ट हो जाएगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। यदि इसको प्रॉफिट मिल रहे हैं, बाद में प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो लगातार 10 वर्ष तक ऐसा कुछ हो रहा है
और उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो 10 वर्ष तक उसको जो भी बेनिफिट्स हुए हैं वो पूरी की पूरी जो बेनिफिट्स की जो राशि है वो राशि क्या हो जाएगी, उसके लिए कटौती योग्य हो जाएगी। 100% जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, उसके लिए कटौती योग्य होता है। कंप्लीट है। तो ये तो बात किसकी हो गई, एक तो बात है कि आधारभूत सुविधा की बात हो गई, और दूसरा मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल जो पार्क होते हैं उसमें कोई विकास का हो गया, परिचालन क्या हो गया, अनुरक्षण का हो गया, तो उस केस में इसके साथ क्या होने वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत, जिसको हम कहते हैं बिजली। बिजली उत्पादन में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है या फिर स्थापित होने वाली है या स्थापित हो चुकी है और उनके विकास के लिए, उस केस में क्या होगा, ठीक है। यदि विकास के लिए हो रहा है फिर बाद में क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, हर व्यक्ति जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो प्रॉफिट के लिए काम करता ही करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम सेवा के हिसाब से वो काम करेगा, कुछ तो कुछ उसको बेनिफिट के लिए काम करेगा। यदि उसने बिजली उत्पादन का कोई काम कर लिया है, बिजली उत्पादित करता है, फिर वो उसको क्या करता है, वितरण करता है। एक तो उत्पादित कर दिया, उसके बाद हो गया, या फिर उत्पादन के बाद वो वितरण भी करता है, अपने हिसाब से वितरण करता है। मेट्रो सिटीज़ में जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी ये काम होता है, रिलायंस हो गई या फिर दूसरे जो भी हो गया, वो भी क्या होता है, अपने खुद के क्या है, उनके डिपो है। तो उस केस में ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये बोल रहा है ऐसी कोई इंडस्ट्री है और उसको बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, तो क्या होगा, वो इंडस्ट्री की कंडीशन मैंने सबसे पहले तो आपको बता दी कि जो अवधि को आपको हमेशा याद रखना, वो अवधि कौन सी है। ये बोलता है ऐसी कोई इंडस्ट्री है तो उस केस में वो इंडस्ट्री जो स्थापित होनी चाहिए, स्टेब्लिश होनी चाहिए वहाँ पे, या विकास का जो कार्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 1993 से के बाद, 1 अप्रैल 1993 के बाद, लेकिन 31 मार्च 2017 तक, ठीक है। इसके दरमियान यदि कोई विद्युत बिजली उत्पादन की या वितरण से संबंधित कोई इंडस्ट्री है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है और उनको उसके बाद कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उस केस में क्या होने वाला है, वही वाली बात है, जब वो स्थापित होगी तो स्थापना के 15 वर्ष में देखेंगे, 15 वर्ष में से 10 वर्ष तक जो भी उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं पूरी की पूरी राशि उसके लिए क्या हो जाएगी, 100% कटौती योग्य हो जाएगी। कितने प्रतिशत, 100% वो क्या हो जाएगी, कटौती योग्य जाएगी। कंप्लीट है। तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, इनकम टैक्स ने क्या करा, हर एक चीज का क्या बना रखा है, एक एरिया बना रखा है, शर्तें बना रखी, नियम बना रखे हैं। क्या बना रखी है, यदि ये होगा तो ये होगा, ये होगा ये होगा। यदि आधारभूत सुविधा की बात करते हैं, यदि आप ऐसी कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो तो उसका टाइम पीरियड फिक्स दिया, तो इंडस्ट्री इस टाइम पीरियड में लगी हुई होनी चाहिए। यदि इस टाइम पीरियड में लगी होनी चाहिए तो आपको इस प्रकार के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, स्थापना के 15 वर्ष के पश्चात क्या होता है, 10 वर्ष तक लगातार, 10 वर्ष लगातार इसको बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो 10 वर्ष लगातार जो भी उसको बेनिफिट्स हो रहा है उसको 100% जो राशि होगी वो कटौती योग्य हो जाएगी। ये तो बात होगी आधारभूत सुविधा की बात करता हूँ। फिर मैं बात करता हूँ औद्योगिक पार्क की बात करता हूँ, इंडस्ट्रियल जो पार्क होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका विकास का हो गया, उसका ऑपरेटिंग का हो गया। उस केस में इसका भी टाइम पीरियड फिक्स है। क्या बोल रखा है इसने, 1 अप्रैल 2006 के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन 31 मार्च 2011 से पहले इसके बीच में कोई इंडस्ट्री का काम वहाँ पे हुआ है और उस केस में उसको कोई बेनिफिट्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो वाली बात ही यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, स्थापना के प्रथम जो 15 वर्ष होते हैं, वर्षों में से लगातार 10 वर्षों तक यदि उसको कोई बेनिफिट्स वगैरह होते हैं तो पूरी की पूरी राशि उसके लिए क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। 100% जो राशि है वो क्या है, कटौती होगी। नेक्स्ट और फाइनल की बात करता हूँ, बिजली उत्पादन से संबंधित जो भी इंडस्ट्रियाँ होती है उसका यदि एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कब हुआ है, स्थापना कब हुई है, उनकी स्थापना हुई 1993, अप्रैल 1993 से लगाकर 31 मार्च 2017 तक, इसके दरमियान इस्टेब्लिश हुई है या फिर उनका विकास वगैरह जो भी हुआ है, तो उस केस में जो प्रथम जो 15 वर्ष होते हैं उन 15 वर्षों में से 10 वर्ष तक उसको लगातार कोई बेनिफिट्स वगैरह हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी राशि उनके लिए क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये तो बात हो गई IA की बात, ATAII है, ठीक है। सेक्शन आप लोगों को हमेशा याद रखना है 80IA, ये इसका सेक्शन है। नेक्स्ट जो बात करता हूँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना, उसमें क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली ये भी इंडस्ट्री की बात ही हो रही है। इंडस्ट्री में क्या कहा जा रहा है, ये बोल रहा है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र विकसित करने में संलग्न उपक्रम या साहस के लाभों पर कटौती। अब विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर हम उसको बोलते हैं सेज एरिया। सुना होगा इसके बारे में, सेज एरिया भारत सरकार की ओर से या फिर भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार जो है उसके अंदर जो आयकर जो है, आयकर जो डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग जो है, उसने क्या कर रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ क्षेत्रों को स्पेशल जोन में कन्वर्ट कर रखा है। स्पेशल जोन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पे व्यापार की जो सुविधा होती है वो बहुत अच्छे से होती है,
रोजगार की संभावना अधिक से अधिक होती है, और यहाँ फिर क्या होता है जहाँ बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको क्या कर रखा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की श्रेणी में उनको बांट रखा है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है, कोई उपक्रम लगाया है विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने में, कोई ऐसा जोन आ गया, जैसे मैं बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों ने बाड़मेर का नाम सुना होगा। बाड़मेर आप लोग जानो तेल की रिफाइनरी बहुत सारी है, सुना है इसमें। वहाँ पे से क्या होता है, जो भी वहाँ का एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ से क्या निकल रहा है, तेल निकल रहा है, जो पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में वो भी एक प्रकार से मान सकते हैं स्पेशल हो गया, और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी हुई तो उसकी में उसके साथ क्या होगा, तो उस केस में ATIAB क्या बोलता है, सेक्शन का ध्यान रखना, ATIAB क्या बोलता है, 1 अप्रैल 2005 या इसके पश्चात परंतु 1 अप्रैल 2017 से पहले घोषित आर्थिक विकास क्षेत्रों को विकसित करने से होने वाले लाभों पर स्थापना के प्रथम 15 वर्षों में से कोई भी लगातार 10 वर्ष तक क्या मिलती है, संपूर्ण कटौती मिलती है। जैसा कि मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति है या करदाता है, उसने कोई अपनी इंडस्ट्री लगा रखी, कहाँ पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र में लगा रखी है, और उसका मैंने क्या था, टाइम पीरियड फिक्स दे रखा है, इनकम टैक्स क्या करता है, हर एक चीज़ क्या कर रखा है, टाइम पीरियड उसने फिक्स कर रखा है। वो ये कहता है यदि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उस संस्था का बात करता हूँ या फिर उस इंडस्ट्री की बात करूँ जो स्थापित हुई है, वो स्थापित कब हुई है, 1 अप्रैल 2005 के बाद, ठीक है, या फिर 1 अप्रैल 2005 को ही हुई है, इसके पश्चात परंतु 1 अप्रैल 2017 से पहले यदि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसा कि हमने पहले वाले जो डिडक्शंस होते हैं उसमें हमने पढ़ा था, तो इसमें भी वही बात आ रही है। उसमें ये बोला जा रहा है कि जो स्टार्टिंग के जो 15 वर्ष है, उन 15 वर्षों में से 10 वर्ष लगातार यदि इसको कोई बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगी, वो कटौती होगी। कंप्लीट यहाँ तक, तो ये तो बात होगी सेक्शन ATIAB विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। तो हम बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट जो सेशन है वो क्या होता है, नेक्स्ट जो डिडक्शन है, डिडक्शन का है, जिसकी धारा है, सेक्शन है ATIAC इसका सेक्शन है। ये क्या बोलता है, योग्य स्टार्टअप के संबंध में कटौती। योग्य स्टार्टअप, अब ये क्या होता है हम पढ़ेंगे, क्या कहता है योग्य स्टार्टअप, क्या कहता है। पहली बात तो ये बोला टाइम पीरियड, इसमें भी टाइम पीरियड देगा। आप लोग देखोगे ATI के जो भी मैं आपको डिडक्शंस बता रहा हूँ उसमें आप लोग एक चीज़ को नोट करना, उसमें क्या कर एक चीज़ का टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, यानी यहाँ से लगाकर वहाँ तक इसके बीच में यदि कोई स्थापना होती है किसी इंडस्ट्री की, तो उस केस में उस चीज़ को क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कटौतियाँ मिल रही है। कंप्लीट यहाँ तक, तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है, यह कटौती 1 अप्रैल 2016 को इसके पश्चात परंतु 1 अप्रैल 2021 एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं एक प्रकार से देखा जाए तो, से पहले समामिलित होने वाली एक कंपनी अथवा सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को मिलेगी। कंप्लीट है, जो एक योग्य व्यवसाय में संलग्न हो। कौन से व्यवसाय में संलग्न हो, योग्य व्यवसाय में संलग्न हो। अब योग्य व्यवसाय क्या होता है आप लोग देखें, इसमें योग व्यवसाय से आप लोग इस चीज़ को देखें, योग व्यवसाय से आशय ऐसे व्यवसाय से जो नवोन्मेष, विकास या उत्पादों या प्रसंस्करण या सेवाओं में सुधार या रोजगार सृजन या धन सृजन की एक उच्च क्षमता के साथ एक सील करने योग्य व्यवसाय मॉडल, नए उत्पाद के व्यवसायीकरण अथवा प्रसारण, प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपदा द्वारा चलित सेवाओं अथवा प्रक्रियाओं में संलग्न हो। अब इसमें हिसाब से देखा जाए इसकी डेफिनेशन में पता नहीं क्या क्या कर रखा है, ठीक है। इसका मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो क्या होता है, इनोवेटिव आइडिया लेके आती है। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, नई नई जो तकनीकें होती है, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं, नए नए जो विचार होते हैं उसको सोचती है और उसके बिहाफ पे क्या करती है, मार्केट में वो लॉन्च होती है। नॉमिनेशन का मतलब ये हुआ। कंप्लीट। नए आइडियाज़ का मतलब क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा बता ही रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात करते अपन। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के अंतर्गत अभी आप लोग इस चीज़ को नोट करोगे कि अभी बात करता हूँ मैं, व्हीकल के अंदर 2 व्हीलर आ गए हैं, ठीक है, 3 व्हीलर आ चुके हैं और 4 व्हीलर भी लमसम आ चुके हैं। तो ये तो बात होगी यहाँ तक। आप लोगों ने जापान की टेक्नोलॉजी देखी। मैं जापान की टेक्नोलॉजी में इससे जा रहा हूँ कि विश्व की सबसे ज़्यादा जो फास्ट जो टेक्नोलॉजी है वो जापान की टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि वो क्या कहता है, जब दुनिया उस चीज़ को, कोई भी चीज़ हो गई, उस चीज़ को यूज़ कर रही होती है या यूज़ करने वाली होती है, तब तक जापान का आगे पहुँच गया होता, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही यदि कोई इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री भारत के अंदर क्या हो रही है, स्थापित हो रही है, ठीक है, या फिर वो टेक्नोलॉजी को क्या कर रही है, नवोत्सर्जित कर रही है, यानी इनोवेशन कर रही है, उस चीज़ को क्या कर रही है, नव सर्जन कर रही है, जिसको बोलता हम नव सर्जन हो रहा है, या फिर उस चीज़ का विकास हो रहा है, ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है, उसी कहा जाता है योग्य व्यवसाय।
क्या होता है वो योग्य व्यवसाय होता है, जिसमें क्या क्या होता है, रोजगार का सृजन होता है। सृजन का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है, नए नए रोजगार पैदा होते हैं, पैसा अर्जन होता है। पैसा अर्जन देखो सरकार को भी होता है और उस इंडस्ट्री को लगाने वालों को भी होता है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है योग्य व्यवसाय। और जो योग्य व्यवसाय है वो योग्य व्यवसाय कब से कब तक का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2016 के बाद की बात की जा रही है और 1 अप्रैल 2021 वर्तमान समय में चल रहा है। तो ये भी बात इनोवेटिव आइडिया की बात क्यों हो रही है, आपको ध्यान हो तो अभी जो योजना चल रही है मेड इन इंडिया वाली, उसमें क्या हो रहा है, जो भी सामान वगैरह बने हैं, हम चाह रहे हैं कि जो कि प्रधानमंत्री की जो इच्छा है वो ये बोलते हैं कि बाहर से पैसा हम बाहर से जो भी माल आ रहा है उसको हम कम आयात करें। ये हो रहा है, वो चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ भारत में बने और भारत में इस चीज़ का यूज़ हो। उससे क्या होगा, एक तो वो स्वदेशी वस्तु हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, उससे क्या होगा, रोजगार की उत्पत्ति होगी कि यहीं चीज़ें बन रही थी, यहीं के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो वो एक प्रकार का क्या होता है, इनोवेटिव आइडिया हो गया। आ रही बस में स्टूडेंट्स, तो वो बात करता हूँ यहाँ पर भी ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जिसकी यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ 1 अप्रैल 2016 से लगाकर, परंतु 1 अप्रैल 2021 से पहले यदि ऐसी कोई इंडस्ट्री यदि स्थापित होती है, इस्टेब्लिश होती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बोलता है योग्य व्यवसाय की जो स्थापना होती है उसके प्रथम जो 7 वर्ष होते हैं, कितने वर्ष, प्रथम 7 वर्ष की बात करता हूँ, 7 वर्षों में से लगातार 3 कर निर्धारण वर्षों तक योग व्यवसाय से अर्जित लाभों की कटौती की जाएगी। मतलब कि जो भी स्थापना हुई है, स्थापना से लगाकर 7 वर्ष तक यदि उसने 2017 के अंदर उसने इस अपने व्यवसाय को क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश किया है, इनोवेटिव आइडिया योग्य व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, यदि उसने ऐसा कोई व्यवसाय उसने इस्टेब्लिश किया है तो उस केस में 2017 से लगाकर 7 साल क्या हो रहे हैं, 2024 हो रहा है। तो इसके बीच में लगातार 3 कर निर्धारण वर्ष होंगे। यदि उसको कोई बेनिफिट्स हो रहा है, कोई प्रॉफिट्स हो रहा है, तो उस केस में उसको क्या हो जाएगी, वो कटौती होकर मानी जाएगी। कंप्लीट यहाँ तक, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अब आगे की तरफ। ये तो हो गया, किसकी बात हो गई, ये तो बात हो गई ATIAB की, कंप्लीट है। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन बताया ATIAC। बढ़े आगे की तरफ, नेक्स्ट जो आता है डिडक्शन, उस डिडक्शन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो है आधारभूत सुविधाओं के उपक्रम के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती। आपको ध्यान हो तो मैंने ATI के अंदर पढ़ाया था, याद पड़ा, आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कोई औद्योगिक इकाइयाँ होती है, यदि उनकी स्थापना होती है, ध्यान हो तो मैंने आपको 1 अप्रैल वाला 2009 से वाले बताई थी, याद आया कुछ, वो थी आधारभूत सुविधाओं के विकास की बात कर रहे हैं। वो आधारभूत सुविधाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, रोटी, कपड़ा और मकान। ये नॉर्मली हम क्या कर सकते, उस चीज़ को आधारभूत सुविधाएं मान लेते हैं और होती भी वही आधारभूत सुविधा कौन सी, रोटी, कपड़ा, मकान ही होते हैं। यदि इसके अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के उपक्रम के अतिरिक्त यदि कोई अन्य औद्योगिक उपक्रम है जिनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्थापना होती है और उस केस में कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उस केस में लाभों पर कटौती कितनी मिलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखें, इसका जो सेक्शन है, डिडक्शन का जो सेक्शन है वो है ATIAB। डिडक्शन का सेक्शन कौन सा है, ATIAB है। वो क्या बोलता है, देखें आप लोग, सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो बोल रहा है कि उपक्रम जिसने खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, देखें आप लोग, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के परिष्कृत करने का कार्य प्रारंभ किया हो। परिष्कृत का मतलब बोल सकते हैं दोहन करना उस चीज़ का, ऐसा बोल सकते हैं अपन, या फिर उत्पादित कैसे भी बोल सकते हैं, जो निकालते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, उपक्रम जिसने खनिज तेल का लाभ, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोलियम की बात करी थी, आप लोगों को पता है कि जो भी पेट्रोल वगैरह निकलता है वो कहते हैं ज़मीन के अंदर से निकलता है। और आपको ये भी ध्यान हो तो मैंने आपको बताया बाड़मेर में कुछ रिफाइनरी लगी हुई है कि वहाँ पर तेल निकलने या निकलने की संभावना है बहुत ज़्यादा। तो उस केस में वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है, या फिर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जो भी गैस जो होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक गैस ही होती है। नॉर्मल आप लोगों को ध्यान होगा, इसके बारे में पता ही है आप लोगों को। यदि ऐसी किसी इंडस्ट्री की स्थापना हुई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होना, उस केस में आप लोग देखें ध्यान से, इसमें यह कहा गया कि 1 अक्टूबर 1998 अक्टूबर या इसके पश्चात, ध्यान रखना 1988 अक्टूबर का ध्यान रखना, अक्टूबर 1988 से लगाकर, मतलब इसके पश्चात की बात से लगाकर 31 मार्च 2017 तक, 31 मार्च 2017 इसके बीच के टाइम पीरियड में यदि कोई इस्टेब्लिशमेंट होता है तो क्या होता है वो आप देखेंगे अपन। साथ ही साथ ये बोल रहा है ये प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस की दशा में क्या होगा वो भी देख सकते हो आप लोग। प्राकृतिक गैस की दशा में जो डेट जो दे रखी है
इंडस्ट्री की जो स्थापना होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2019 के पश्चात, 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात की बात कर रहा हूँ। तो टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखें। यदि मैं खनिज तेल की बात करता हूँ तो खनिज तेल की दशा के अंतर्गत आपको 1998 ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि मैं बात करता हूँ प्राकृतिक गैस की बात करता हूँ तो उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, वो टाइम पीरियड बता रहा है 1 अप्रैल 2019 के पश्चात की बात होनी चाहिए। कंप्लीट तक फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसा कि देखो आप लोग देख सकते हो, इस केस में प्रथम 7 वर्षों तक लाभों का 100% जो होगा वो कटौती योग हो जाएगा। कितना, जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं प्रथम 7 वर्ष तक। देखो मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसकी स्थापना होती है, तो शुरू के अंतर्गत उसको कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। उसको बेनिफिट्स कब मिलते हैं, 2, 3, 4, 5 साल के बाद उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि प्रथम 7 वर्ष जो इसमें क्या है, प्रथम 7 वर्ष फिक्स हो गया। स्टार्टिंग के जो 7 वर्ष होता है उस केस पे यदि उसको कोई बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं, भले उसको 7 साल में से केवल 2 साल के लिए बेनिफिट्स मिले और 5 साल उसकी कॉस्टिंग निकल रही है, तो उससे उनका डिपार्टमेंट की बात बोलता है, उसको उससे मतलब नहीं होता, उसने टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है। वो ये बोलता है कि प्रथम जो 7 वर्ष तक होते हैं उसमें लाभों का जो भी होता है 100% जो होता है वो संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कटौती योग्य हो जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है खाद्य सामग्री के, खाद्य सामग्री तो खाने पीने की सामग्री की मैं बात कर रहा हूँ। खाद्य सामग्री के हैंडलिंग, भंडारण एवं परिवहन। हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, इसको होल्ड करना, एक पर होल्ड करना। भंडारण, स्टोरेज करना। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। प्रसंस्करण, रिसाइकल जिसको हम बोलते हैं, रिसाइकल होता है, प्लास्टिक वाला रिसाइकल होता है। पैकिंग, पैकिंग का मतलब पैकिंग संरक्षण की बात कर रहा हूँ, पैकिंग मतलब उसको माल को पैक वगैरह करना, उसकी बात कर रहा हूँ। आदि एकीकृत व्यापार का संचालन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, या नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है XYZ जो किसी भी कार्य से संबंधित होती है वो संपूर्ण रूप से अपना पूरा कार्य नहीं करती है। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करता हूँ और मैंने आपको बताया भी है, आप लोगों ने जब एग्रीकल्चर इनकम बताई थी, कृषि आय बताई थी, तब उस केस में आपको ध्यान रखा होगा कुछ आय तो क्या होती है, कृषि आय की श्रेणी में आती है और कुछ व्यवसाय की श्रेणी में आती है। पता है क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी की जो खेती हो रही है वो कृषि आय है, लेकिन इस कॉफ़ी को रिफाइनरी के बाद उसको बेचा जा रहा है, इसको फिल्टर किया, उसमें कोई ट्रीटमेंट करना है या फिर कुछ भी इसको यूटिलाइज करने के बाद नई नई चीज़ें इसमें अपन डालते हैं और एक अच्छी कॉफ़ी का निर्माण होता है। नॉर्मली क्या होता है, कॉफ़ी जो निकलती है खेतों से या फिर जैविक बागान जो होते हैं उस वहाँ से निकलने का उसका यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल होता ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ अपने कुछ आइडिया करते हैं और उसके बाद कॉफ़ी का निर्माण करते हैं। यदि हम ऐसे व्यवसाय के अंदर संलग्न हैं या फिर ऐसा इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, व्यवसाय का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आपने इंडस्ट्री डाली है जिसमें क्या करेंगे, अपन कच्चे माल को लेंगे, उसको तैयार करेंगे और मार्केट में बेच देंगे, ऐसे ही हो रहा है। यदि ऐसी कोई इंडस्ट्री है, खाद्य सामग्री की मैं बात कर रहा हूँ, खाने पीने की वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में आप लोग देखें यदि ऐसा कुछ होता है तो ये बोलता है 1 अप्रैल या 2001, 1 अप्रैल 2001 या इसके पश्चात। अब इसके पश्चात की कोई डेट नहीं दे रखी, मतलब अभी तक की बात मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। यदि कोई इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है किसी इंडस्ट्री का, पुरानी होगी तो पुराने से मतलब नहीं, आपको ध्यान रखना उसका इस्टेब्लिशमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2001 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, व्यापार तब प्रारंभ होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बोल रहा है कि प्रथम जो 5 वर्ष है, प्रथम जो स्टार्टिंग के जो 5 वर्ष होंगे उस केस में जो भी बेनिफिट मिलता है वो 100% कटौती वाला मिलता है, यानी 100% आपको जो भी बेनिफिट्स वगैरह यदि हुए हैं, लाभ हुए हैं, तो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। कंप्लीट है। और यदि हम बात करते हैं उसके आगे वाले 5 साल की बोल रखा है, शुरू के 5 साल तो 100% कटौती होगी और नेक्स्ट जो 5 साल होंगे उनमें आपको 25% तक की राशि का कब हो जाएगा, कटौती योग्य मानी जाएगी। यदि मैं बात करता हूँ यदि किसी कंपनी को 10 लाख का क्या हुआ, मुनाफा हुआ किसी वर्ष, टाइम पीरियड आपको ध्यान हो गया होगा, 10 लाख का यदि मुनाफा हुआ तो उसका 25% का मतलब 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए जो क्या हो जाएंगे, कटौती योग्य हो जाएंगे और बाकी का 7.5 लाख रुपए जो होता है, 7,50,000 जो बचेगा वो क्या होगा, एक प्रकार के टैक्सेबल की श्रेणी में आ जाएगा। कंप्लीट है। ये तो बात है कि नॉर्मल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, लेकिन यही बात मैं किसी कंपनी की दशा में करता हूँ। अब कंपनी क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, ये सब एक नॉर्मल से अकाउंट्स के वर्ड है जो आप लोग पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे। कंप्लीट है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, कंपनी की दशा में वो जो राशि है 25% की जगह वो है 30%। हर एक चीज़ का नियम अलग होता है और आप उसी चीज़ को नियम को फॉलो करोगे, सबके लिए समान नहीं है।
ठीक है, ऊपर से सबका 100% हो गया, भले कंपनी हो गई, भले फर्म हो गई, भले इंडस्ट्री हो गई, उस केस में शुरू के 5 साल तो 100% कटौती मिलेगी, और आने वाले जो 5 साल होंगे उस केस में यदि फर्म वगैरह होती है, इंडस्ट्री होगी तो 25% है, और यदि कोई कंपनी है और कंपनी की दशा में 30% का क्या मिल जाएगा, आपको कटौती योग्य राशि मिल जाएगी। कंप्लीट। बढ़ते हम आगे की तरफ। नेक्स्ट बात करता हूं मैं। नेक्स्ट ये बोलता है उक्त दो, यानी इन दोनों की बात करो, इन दोनों में यदि मांस एवं मांस उत्पाद, जैसे नाम से आपको लग रहा होगा और आपको ध्यान आ गया होगा मांस और मांस उत्पाद का मतलब क्या होता है। ऐसे कोई जो इंडस्ट्री जो मांस जैसे कुछ नॉनवेज कुछ चीज़ें होती है उसका कोई उत्पादन वगैरह करती है, तो उस केस की बात हो रही है। दुग्धालय, डेयरी जिसको बोलते हैं, डेयरी का हिंदी वर्ड है दुग्धालय, कंप्लीट है। वो उसके उत्पाद, अब उसके उत्पाद आपको जाने दूध से क्या क्या बन सकता है आपको अच्छे से पता है। दूध की क्या बनता है, पनीर बनेगा, दही है, छाछ है वगैरह, इसके अलावा दूसरे जो भी आइटम होते हैं वो सब आइटम की बात है करें। उसके उत्पाद जो भी हो रहे, मुर्गी पालन तथा उसके उत्पाद, तथा सामुद्रिक उत्पाद। सामुद्रिक का मतलब क्या था, देखो मांस, मछलियों की बात करें, मांस में आ गया, मांस में हर चीज़ का चीज़ आ रही है। उसके बाद सामुद्रिक जो भी उत्पाद होते हैं, समुद्र से संबंधित जो भी उत्पाद है, इसमें मछली है, फिर दूसरे जो आप लोगों को ध्यान हो अन्य देशों में होता है, फिर किसी का होता है, वहाँ पे हर चीज़ का जाती है, समुद्र की जो भी चीज़ें होती है वो वाली। यदि कोई इंडस्ट्री ऐसी जगह या फिर ऐसी कामों में संलग्न है, यानी वो इस टाइप का बिजनेस करती है या उत्पादन करती है, तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहली बात, इसका जो प्रारंभ होने की अवधि है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रारंभ होने की अवधि क्या है, 1 अप्रैल 2009 या इसके पश्चात टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2009 के बाद वो इंडस्ट्री लगती है या इस्टेब्लिश हुई है या उसका विकास हुआ है, तो उस केस में इसके शुरू के जो 5 वर्ष होंगे, शुरू के जो 5 वर्ष है, उन 5 वर्षों के अंदर लाभों का जो भी होता है 100%, 100% जो राशि होगी वो कटौती योग्य होती है। प्रथम 5 वर्ष तक क्या हो जाएगी, 100% राशि का जो कटौती हो जाएगी, और आगे वाले जो आने वाले जो 5 वर्ष होंगे, उन 5 वर्षों में 25% की राशि की बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगी, कटौती होगी। और मैं कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी की दशा में वो राशि कितनी है, 30%। कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये तो बात किसकी हो गई, ये तो बात हो गई है 80 कौन सी है, ICA कौन सा है, ये 80IB कंप्लीट है। ये तो मैंने आपको समझा था 80IB के मैं समझा। तो स्टूडेंट्स, हम आने वाली क्लासों के अंदर इसके आगे के जो डिडक्शन है, आयोग के से संबंधित जो कटौतियाँ हैं, डिडक्शन से जो बचे हुए जो डिडक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासों के अंदर। आपको डिटेल में उसमें बताऊंगा कहाँ तक की राशि कटौती होगी थी और क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ और हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।